हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 21 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग बड़ा एसेंशियल पोर्शन होता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा परसिस्टेंस की। डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है डेटा का एग्जिस्टेंस, यानी लाइफ ऑफ द डेटा। हम अभी तक अपने प्रोग्राम में डेटा वेरिएबल्स में रखते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ डेटा रखना है। तो अभी इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरा एक प्रोग्राम है जो रन हुआ तो रैम में आया, रैम में उसे कुछ मेमोरी मिली, उसी के अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं जिसमें कुछ डेटा रखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि ये वेरिएबल में डेटा कब तक सुरक्षित है? जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रोग्राम अगर एंड होगा तो ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है रैम से आपके प्रोग्राम की मेमोरी रिलीज हो जाती है। रैम में तो तब तक रहता है प्रोग्राम जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो जो वेरिएबल इस प्रोग्राम के अंदर बने हैं उनकी लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, एक बार को कम हो सकती है। कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर बना है तो वो फंक्शन जब तक चल रहा है तभी तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, लोकल वेरिएबल्स। इसका मतलब वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कई बार मुझे डेटा को इसलिए वेरिएबल में स्टोर करना होता है क्योंकि अभी मुझे उस डेटा पे कई ऑपरेशंस परफॉर्म करने, यानी कई सारी लाइंस मेरे को लिखनी है जिसमें उस डेटा को यूज़ करना है। तो मैंने उस डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और हर लाइन में उस वेरिएबल का नाम लिखकर मैं उस डेटा को रिप्रेजेंट करने लगा। जब मेरे को उस डेटा का कोई यूज़ नहीं रहेगा तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेटा मुझे परमानेंटली स्टोर करना है तो वो तो वेरिएबल में स्टोर नहीं हो पाएगा। यानी मैं किसी प्रोग्राम में ऐसा भी चाहता हूँ कि मेरा डेटा प्रोग्राम एंड होने के बाद भी परसिस्ट करे। अगर ऐसा हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक में अकाउंट है आपका और आप उसमें रुपया जमा करते हैं, तो एक प्रोग्राम है जो चल रहा है जो आपसे डेटा लेगा कि कितना अमाउंट आप जमा कर रहे हैं। तो आपने 10,000 रुपये जमा किए तो 10,000 प्रोग्राम के एक वेरिएबल में आ गया। अब मान लीजिए प्रोग्राम एंड हो गया तो ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये 10,000 वैल्यू की इन्फॉर्मेशन तो बैंक के पास रहेगी नहीं। तो दूसरे दिन अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो वो कहेंगे आपके तो 10,000 है ही नहीं इसमें। रीज़न समझ में आ रहा है कि वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा नहीं। तो क्या होना चाहिए, ये प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल में जो डेटा रखा हुआ है, प्रोग्राम एंड होने से पहले, इस वेरिएबल के डिस्ट्रॉय होने से पहले हम इस डेटा को किसी परमानेंट मेमोरी स्टोरेज में रख दें, यानी उस मेमोरी में जहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। पर हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा स्टोर होगा तो फाइल के रूप में स्टोर होता है। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो वेरिएबल में डेटा रखा हुआ है 3, ये किस में स्टोर हो जाए, ये स्टोर हो जाए फाइल के अंदर। तो अगर अब प्रोग्राम एंड भी हो जाता है, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तो भी फाइल के अंदर डेटा प्रिजर्व हो। अब अगली बार कभी भी किसी भी दिन आप प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा वेरिएबल बनता है, पर इस बार वेरिएबल में डेटा आप चाहते हैं कि फाइल में जो पहले से स्टोर करके रखा हुआ है उसको वापस ओपन करें, ताकि जो डेटा हमने पिछली बार रन किया था प्रोग्राम को तब लिया था, तो अभी उसी डेटा को यूज़ करना है दोबारा। तो प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम को हो सकता है बहुत दिन बाद स्टार्ट किया है, तो पहली बार जब प्रोग्राम को रन किया था तब डेटा हमने फाइल में रख दिया था, और अब जब दूसरी बार प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो वही डेटा को हम देखना चाहते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हमने ऐसा भी कोड लिखा होगा जिससे कि हार्ड डिस्क में रखी इस फाइल का डेटा वापस हमारे वेरिएबल में आ सके। तो ये प्रोग्राम में हमें ऐसी कोडिंग करनी पड़ेगी जिसके कारण डेटा फाइल में जाए, फाइल से डेटा हमारे प्रोग्राम में आए। ये दोनों काम करने के लिए ही हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल को हमें करना है हैंडल। फाइल पे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर मेजर ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइल में कुछ राइट करना, यानी हमारे वेरिएबल का डेटा फाइल में जाना, इसका मतलब फाइल में राइट करना, इसी को आउटपुट भी बोल सकते हैं। ऐसी फाइल का डेटा अगर हमारे वेरिएबल में आता है तो हम उसको इनपुट बोल सकते हैं, या रीडिंग करना भी बोल सकते हैं। तो ये डेटा परसिस्टेंस का मतलब हुआ कि डेटा कब तक एग्जिस्ट करता है, और जब डेटा प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा एग्जिस्ट कराना है तो फिर आपको फाइल हैंडलिंग करना है। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रीम्स, इसको भी समझते हैं। जब भी आपके प्रोग्राम को रन होना होता है वो रैम में आता है, रैम में उसको कुछ जगह मिलती है, कुछ वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं जो आपने बनाए होते हैं प्रोग्राम में। अब मुझे क्या करना है, मेरे प्रोग्राम के वेरिएबल का डेटा इस फाइल में रखना है। तो फाइल में रखने के लिए पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो फाइल को ओपन कैसे करेंगे,
कोई फंक्शन को कॉल करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, यानी वो रैम में आ जाएगी। ये आ गई रैम में फाइल। अब क्या करना है, अब मुझे इस प्रोग्राम में वेरिएबल का डेटा फाइल में पहुंचाना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू डेटा मैं इधर से इधर सेंड कर सकूं। ओके, किसी तरीके से तो वेरिएबल का डेटा फाइल में जाएगा ही ना। तो वो जो तरीका है, ये लाइन जैसी जो आपको दिख रही है ना, फिजिकली तो ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये तो लॉजिक समझने के लिए है। तो वेरिएबल का डेटा किसी तरीके से फाइल में जा रहा है, तो तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तरीके से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तरीका पहले से बना हुआ है, हमें सिर्फ उस बने बनाए तरीके को इस्तेमाल करना है। और सोचिए ऐसा कि ये जो डेटा यहां से फाइल में जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहाँ जो 0 1 है, बाइनरी में सोचिए, 0 1 0 1 0 1 इसमें से बहते हुए जा रहे हैं और इस फाइल के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो ये 0 1 का बहाव है, और बहाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो 0 1 की स्ट्रीम है, पर ये किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारे प्रोग्राम से बाहर की तरफ जा रही है, वेरिएबल के डेटा को बाहर लेके जा रही है। तो इसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में डेटा यहां से यहां भेजने का एक तरीका है। इसको हम बोल रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम, राइट। आउटपुट स्ट्रीम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ और है जिसको हम इनपुट स्ट्रीम बोलेंगे। यस, जैसे मैं ये बना लेता हूं, तो इसको मैं बोल रहा हूं इनपुट स्ट्रीम। क्या फर्क है दोनों में? आउटपुट स्ट्रीम अगर है तो इसमें डेटा वेरिएबल से फाइल के अंदर जाएगा। देखिए मैंने एरो भी बना दिए हैं, यानी कि ये जो लाइन है यहां से वेरिएबल का डेटा फाइल में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट स्ट्रीम। यानी वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू डेटा वेरिएबल से फाइल में जाता है। और इसी तरीके से इस नीचे वाली लाइन को हम बोलेंगे इनपुट स्ट्रीम। इसकी मदद से फाइल का डेटा हमारे वेरिएबल में आता है। तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम अलग अलग है। अब ये जो मैकेनिज्म है, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से बना हुआ है। इसको मैनेज करने वाली क्लास C++ में पहले से बनी है। यानी क्या होगा, मुझे कोई एक फंक्शन चाहिए जिसके थ्रू मैं वेरिएबल का डेटा इस आउटपुट स्ट्रीम में रख सकूं, सेंड कर सकूं। तो इसी तरीके से मेरे को इनपुट स्ट्रीम से आ रहे डेटा को रिसीव करने के लिए भी कोई फंक्शन चाहिए। वो तमाम फंक्शंस जो कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को मैनेज करेंगे, C++ में एक प्री डिफाइंड क्लास के अंदर मौजूद हैं। यानी C++ में ऐसी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर मैं इन इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को कर सकता हूं रिप्रेजेंट। तो जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप सोचिए कि आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपने प्रोग्राम में किसी प्रीडिफाइंड क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के मैं ऐसे फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं जिसकी मदद से डेटा आउटपुट हो पाए, फाइल में राइट हो पाए। इसी तरीके से इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैं इनपुट स्ट्रीम को मैनेज कर सकता हूं। जो डेटा फाइल से आना है उसको मैं तय कर सकता हूं किस वेरिएबल में रखवाना है। तो स्ट्रीम का मतलब आपको समझ में आया, राइट। अब स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो क्लास भी है, लेकिन क्लास हमने नहीं बनाई। क्लास कैसी है, प्री डिफाइंड क्लास। तो आइए देखें जरा ये कौन सी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। है तो स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस, मैं कुछ यहां पे डायग्राम में दिखा रहा हूं जो खास इंपॉर्टेंट। एक क्लास होती है जो इस पूरी हायरार्की में सबसे ऊपर है, पेरेंट मोस्ट क्लास है, जिसका नाम है iOS। ये जो iOS क्लास है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का शॉर्ट कर दिया है iOS। तो iOS क्लास इन सब की पेरेंट पोस्ट क्लास। अब इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक iStream है, एक OStream है। नाम तो सुना होगा आपने iStream और OStream का। I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट। iStream की एक चाइल्ड क्लास है iStream विद असाइन। अच्छा, आप लोग सीन सी आउट से तो फैमिलियर हैं। सीन सी आउट क्या है? सीन एक
ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, लेकिन ये है आई स्ट्रीम विथ असाइन का ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपने सी आउट को भी यूज किया है। सी आउट किसका ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम विथ असाइन का। यस, हो सकता है आप में से किसी को पता हो कि सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में वो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं है, ओ स्ट्रीम की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अगर ओ स्ट्रीम की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सी आउट को पूरा हक है कि वो ओ स्ट्रीम के मेंबर्स को भी एक्सेस करे, क्योंकि सी आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी पेरेंट क्लास है ओ स्ट्रीम। तो पेरेंट क्लास के मेंबर्स तो सी आउट को मिल ही जाएंगे एक्सेस करने के लिए। ऐसे ही सी इन के साथ भी है। तो बात हमको समझ में आ रही है। अब सी आउट के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं कुछ भी आउटपुट के लिए। तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये डिफाइंड कहाँ है, ये डिफाइंड है ओ स्ट्रीम क्लास में। तो सी आउट अपने पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल कर रहा है। इसी तरीके से सीन के साथ जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो डिफाइंड है आई स्ट्रीम क्लास में। तो आई स्ट्रीम क्लास के मेंबर को वो कॉल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि सी इन सी आउट आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। पर आई स्ट्रीम की एक चाइल्ड क्लास है एफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम की एक चाइल्ड क्लास है ऑफ स्ट्रीम, और आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम की कॉमन चाइल्ड क्लास है आईओ स्ट्रीम जिसकी एक चाइल्ड क्लास है एफ स्ट्रीम। मैंने देखिए 3 क्लासेस के कलर अलग किए हुए। फाइल हैंडलिंग में हमें इन 3 क्लासेस की जरूरत है। इस डायग्राम से बस हमें यह समझना है कि इफ स्ट्रीम का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उन मेंबर्स को कॉल कर पाऊंगा जो आई स्ट्रीम में। इसी तरीके से ऑफ स्ट्रीम का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उन मेंबर्स को कॉल कर पाऊंगा जो ओ स्ट्रीम के हैं, क्योंकि ओ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम की पेरेंट क्लास है। तो जैसे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल कर लेता है, वैसे ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी ओ स्ट्रीम के मेंबर्स यानी इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल कर लेगा। सिमिलरली जैसे सीन आई स्ट्रीम के मेंबर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल कर लेता है, वैसे इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी आई स्ट्रीम के मेंबर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल कर लेगा। और एफ स्ट्रीम में तो ये दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, तो दोनों को ही यूज कर सकता है। फर्क ये है कि सी आउट हमें बनाना नहीं पड़ता, ये हमें रेडीमेड मिलता है। सी आउट और सी इन दोनों प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो फाइल हैंडलिंग के लिए ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हैं वो इन क्लासेस के बनाने हैं, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, बने बनाए नहीं मिलेंगे। तो सी आउट आपको बना बनाया मिलता था, पर ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप खुद बनाएंगे। क्या फर्क है इन तीनों क्लासेस में? यदि आप फाइल में केवल राइटिंग करना चाहते हैं, फाइल में कुछ आउटपुट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है ये जो आउटपुट स्ट्रीम है इसको रिप्रेजेंट करना। इस आउटपुट स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑफ स्ट्रीम। और अगर मैं इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनपुट स्ट्रीम को। बात समझ में आ रही है? ऑफ स्ट्रीम का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी क्लास में तो वो ऑब्जेक्ट एक आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा अगर इंसर्शन ऑपरेटर को। तो इसका मतलब क्या है? वो कुछ आउटपुट कर पाएगा। इंसर्शन ऑपरेटर के आर्ग्यूमेंट में जो पास करेंगे वो आउटपुट होगा। कहां आउटपुट होगा? उस फाइल में जिससे कि आउटपुट स्ट्रीम एसोसिएटेड है। तो ये फाइल कहां से आई? तो फाइल को तो पहले ओपन करना पड़ेगा। यस, तो पहले ये फाइल नहीं होगी। पहले आपने केवल बनाई ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया तो केवल क्या बना? आउटपुट स्ट्रीम बनी। लेकिन फिर आपको फाइल को ओपन करना होगा। फाइल को ओपन करेंगे तब जाके ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट फाइल से एसोसिएट होगा। थोड़ा सा इसको कोडिंग स्टाइल में समझें। तो देखिए, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी क्लास यूज करनी है तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी क्लास यूज करनी है तो आपको पहले तो इंक्लूड करनी पड़ेगी एक हेडर फाइल जिसका नाम है fstream.h। देखिए कैसे, #include fstream.h। तो ये वो हेडर फाइल है जिसके अंदर fstream, offstream और fstream का डिक्लेरेशन है। अब इसके बाद बाकी की जो नेसेसरी फाइल्स हमको समझ में आ रही है, iostream.h या conio.h, इनको इंक्लूड कर लिया।
अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे फाइल में राइटिंग करनी है। तो मैंने क्या लिखा, ऑफ स्ट्रीम एफ आउट। ये क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब जरा इसको यहां समझें, ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन अभी फाइल ओपन नहीं हुई है। तो ये इनपुट स्ट्रीम भी अभी हटाता हूं, अभी ये दोनों नहीं बने, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना है। तो ये लाइन जो है ना, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आउट। तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनना मतलब आउटपुट स्ट्रीम का तैयार हो जाना। तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन अब ज़रूरत क्या है, इस फाइल को ओपन करने की। जब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी तब तक ये ऑफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट की मदद से मैं डेटा पहुंचाऊंगा कहाँ पर, यानी ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, एफ आउट तो बना लिया। एफ आउट मैंने नाम रखा है, नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये इसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम को, पर ये आउटपुट स्ट्रीम पे अगर मैं डेटा चढ़ाऊंगा तो ये डेटा जाके उतरेगा किस फाइल में, वो फाइल तो है ही नहीं। तो फाइल भी हमें बतानी पड़ेगी। तो फाइल हम कैसे बताएंगे, आइए उसको समझते हैं। हम कोडिंग में लिखेंगे एफ आउट, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। इसके पास एक फंक्शन होता है ओपन। अच्छा, ओपन फंक्शन मेंबर फंक्शन है, बात समझ में आ रही है? किसका मेंबर है, ऑफ स्ट्रीम क्लास का, तभी तो ऐसे कॉल कर रहे हैं। ओपन फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे फाइल का नाम। जैसे फाइल का नाम क्या है, तो मैंने लिख लिया माई फाइल डॉट DAT, डेटा फाइल है, ठीक है। अब ये जो फाइल का नाम मैंने लिखा है, मैं पूरा पूरा पाथ भी लिख सकता हूँ। फोल्डर डायरेक्टरी का नाम, या पहले ड्राइव के नाम से स्टार्ट करें, C:// फिर फोल्डर का नाम, फिर स्लैश, फिर फोल्डर का नाम, स्लैश फाइल का नाम, ऐसा पूरा पूरा पाथ भी दे सकते हैं। या फिर आपने अगर सिर्फ फाइल का नाम लिखा है तो जो करंट डायरेक्टरी होगी जिसमें आपका ये प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम जहां रन कर रहा होगा, उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल अपने आप एग्जिस्ट करने लगेगी। अब क्या हो रहा है कि मैंने एफ आउट के द्वारा ओपन फंक्शन कॉल करके इस फाइल को ओपन करने की बात कही। ये फाइल है कहाँ, ये फाइल हार्ड डिस्क में कहीं रखी हुई है। तो क्या होगा, अगर ये करंट डायरेक्टरी में जिसमें प्रोग्राम रखा हुआ है उसी फोल्डर में ये फाइल भी इस नाम की रखी हुई है, तो ये ओपन हो जाएगी और ये रैम में आ जाएगी। और क्योंकि एफ आउट ने ओपन फंक्शन को कॉल करके इस फाइल को ओपन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइल उसी आउटपुट स्ट्रीम से लिंक हो जाएगी जिसको एफ आउट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर इस नाम की फाइल हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट नहीं करती या उस करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फाइल क्रिएट होती और क्रिएट होने के बाद ओपन होती। ये सब काम ओपन फंक्शन कर देता, क्योंकि हमारा इंटेंशन है फाइल में राइटिंग करना। तो हो सकता है पहली बार राइटिंग कर रहे हैं तो अभी तो फाइल एग्जिस्ट ही ना करती है, तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फाइल क्रिएट होगी और फिर ओपन होके रैम में आ जाएगी, राइट। तो ये अपनी फाइल आ गई। अब इस पे आप कोई भी आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ। मैंने लिखा एफ आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो। ये हेलो कहाँ चला गया, इस फाइल के अंदर चला गया। गेट ch प्रोग्राम एंड यस, ये हो गया। ये फाइल में हमने राइटिंग कर दी, हेलो राइट हो गया फाइल के अंदर। अच्छा, अभी ये फाइल कहाँ बनी होगी, माई फाइल डॉट DAT। आइए उसको देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने मेरा माई कंप्यूटर यूज़ किया तो इसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, E ड्राइव नहीं है, F ड्राइव, G ड्राइव, ये दिखाई दे रही है। अच्छा, तो ये C ड्राइव जो है ना, इसके अंदर मैंने टर्बो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। TC फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर ये टर्बो फाइल रखी हुई है, टर्बो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो मेरा करंट डायरेक्टरी क्या हो गई, बिन फोल्डर हो गया। तो बिन फोल्डर के अंदर देखिए, क्या कोई माई फाइल नाम की फाइल है, मेक है, मेकर है, माई बुक है, पर एम से जितनी थी वो 3 ही है, और माई फाइल डॉट DAT फाइल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ना केवल ये फाइल बन जाएगी और उसके अंदर ये हेलो राइट भी हो जाएगा। अब ये सब कुछ आप अगर देखना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रीन्स को एक साथ देखेंगे। देखिए, अभी आप दोनों स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट। मैं इसको रन करूंगा और रन करूंगा तो आप ये फील करिएगा
कि यहाँ पर कोई फाइल बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, देखिएगा, रेडी है? तो मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा माई फाइल डॉट dat बन जाएगी और उसमें हेलो राइट हो जाएगा। अच्छा, एक और काम करता हूँ, इस कोड में एक छोटा सा चेंज और कर देता हूँ। मैं ये ओपन फंक्शन के बाद गेट सी एच लगा देता हूँ। क्या होगा, यहाँ पे गेट सी एच चलेगा तो स्क्रीन रुक जाएगी और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा वैसे ही गेट सी एच का काम खत्म हो जाएगा, राइट? तो ये हेलो तब तक फाइल में राइट नहीं होगा जब तक कि मैं की प्रेस नहीं कर दूंगा, है ना? और एक और काम करता हूँ, गेट सी एच के बाद मैं लिखता हूँ एफ आउट डॉट क्लोज फंक्शन। ये क्लोज फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज फंक्शन क्या करता है, फाइल को क्लोज कर देता है। तो इसके बाद मैंने गेट सी एच लिखा। अभी क्लोज फंक्शन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। आपको प्रोग्राम दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है? गेट सी एच मैंने 3 लगा दिए। तो आइए देखते हैं कैसे चलेगा ये। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ गेट सी एच लगा है वहाँ वहाँ प्रोग्राम रुकेगा मेरे इनपुट के लिए। तो एक एक काम में आप फर्क देख पाएंगे। तो देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए इसको। मैंने रन किया, देखिए ये बन गई माई फाइल डॉट dat, देख पा रहे हैं आप? और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 0 बाइट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब फाइल तो बनी पर उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक बात? ओके, अभी मेरे प्रोग्राम में ये सब जो आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये तो आउटपुट स्क्रीन पे पहले से लिखा हुआ था इसलिए दिखाई दे रहा है। एनीवे, मैं जैसे ही कोई की प्रेस करूँगा इसके अंदर हेलो लिखा आ जाएगा। मैंने एक की प्रेस करी, हेलो लिखा गया, लेकिन हार्ड डिस्क पे मुझे अभी फाइल में अभी भी 0 बाइट्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड डिस्क का एरिया है। यहां पर की फाइल आप देख रहे हैं ये 0 बाइट्स की है। जो डेटा राइट हुआ है हेलो, वो कहाँ राइट हुआ है? रैम के इस पोर्शन में। तो अभी जब तक ये डेटा पूरा का पूरा यहां कॉपी नहीं हो जाएगा तब तक इसका साइज आपको 0 बाइट से दिखाई देता रहेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब आगे मैं एक बार और की प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है, देखिए इसने फाइल तो बना दी है, फाइल में डेटा भी स्टोर कर दिया, पर हार्ड डिस्क में अभी वो कॉपी नहीं गई है। तो हम क्या करेंगे, एक और की प्रेस करेंगे तो ये आखिरी वाला गेट सी एच होगा, नहीं सेकंड लास्ट वाला, क्योंकि इस गेट सी एच में जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा वैसे ही क्लोज फंक्शन चलेगा, राइट? तो ये मैंने की प्रेस करी, क्लोज फंक्शन चल गया, देखिए। और इसलिए फाइल का साइज देखिए कितना हो गया, 5 बाइट्स, क्योंकि उसमें क्या स्टोर है, हेलो। एक एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा ना, तो 5 कैरेक्टर्स है। यस, ये लास्ट गेट से चल रहा है। इसको की प्रेस करूंगा, प्रोग्राम आपको दिखने लगेगा, देखिए। तो ये 5 बाइट्स की फाइल बन गई है। तो ये हेलो एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो गया। और आप खुद समझते हैं कि हेलो में 5 कैरेक्टर, इसलिए 5 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हो रही है। जो नल कैरेक्टर होता है वो स्टोर नहीं हो रहा है इसमें, ध्यान रखिएगा। C++ में स्ट्रिंग का टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से होता है बाय डिफॉल्ट, पर वो नल कैरेक्टर फाइल में स्टोर नहीं हो रहा है, सिर्फ हेलो स्टोर हुआ है फाइल के अंदर। तो ये प्रोग्राम में हमें समझ में आया कि फाइल में कैसे राइटिंग करनी है। अभी आगे के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फाइल से जब डेटा रीड करना होगा तो मैं इनपुट स्ट्रीम यानी इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उससे काम करूंगा। ओके, ये फाइल्स की हायरार्की भी हमें समझ में आई, कौन कौन सी क्लासेस हैं। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तब बनाइएगा जब इनपुट करना हो, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तब बनाइएगा जब आउटपुट करना हो। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों को इसका नॉलेज मिले। आप फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोग, आपके फ्रेंड्स, इसे देख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।